तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर कूच करेगी। तो भारत की वायु सेना ने और थल सेना ने रातों रात 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था। हजारों सैनिक उतार दिए जम्मू कश्मीर में और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था। आप कल्पना कर सकते हैं, श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो। आप सोचो कहां तक आ गई सेना, वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, तब भारत की सेना ने एंट्री की थी, प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था। और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से, और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कब्जे में आ गया। और भारत की सेना के कब्जे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे, इतने जोश से भरे हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत, बस थोड़ी मोहलत और दे दो, लाहौर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है, ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी समय फिर हमसे एक भूल हो गई और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है। वो भूल क्या हो गई? भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पर सही माने और मंत्रिमंडल का सबका हां हो जाए, तब प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, ना उनकी सहमति ली, उन्होंने अपने मन से घोषणा कर दी। और वो घोषणा भी उन्होंने ऐसे नहीं कि लोगों के सामने, रेडियो पे जाके कर दी। दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, वहां गए और जाकर घोषणा कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को यह कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में इस जम्मू कश्मीर के मामले को हल करेंगे। माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ये बोल दिया था, हस्ताक्षर कर दिए थे, दस्तावेज उसके मौजूद है कि वो तो भारत में विलय कर चुके हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को यह कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, विवादित क्षेत्र मानते हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में होगा। बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फांस बन गया और हड्डी बन गया। अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है, और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आए, जम्मू कश्मीर में रहें, भारत की सेना वहां से हटाई जाए, पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाए और वो जनमत संग्रह के आधार पर जो तय हो उससे तय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। अब तकनीकी बात जो मैं कह रहा हूं कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का, तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूल ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दुनिया में बना रखा है। भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित क्षेत्र में चौधरियों को घुसने का, दखल करने का अधिकार है। तो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल करने का अधिकार है। और वहीं से ये सारा मामला खिचड़ी बन गया, खटाई में पड़ गया। अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहां के महाराजा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विलय कराया, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया। अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आप जानते हैं अमेरिका दादा है, जो अमेरिका चाहता है वहां वही होता है, जो अमेरिका चाहता है वहां के लोग वही करते हैं। और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाए, क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविष्य में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा।
इसलिए इसको विवादित ही रहने दो, क्योंकि विवादित क्षेत्र में घुसने के लिए रास्ता खुल जाता है। अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में? अमेरिका की यह रणनीति है कि भविष्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सैनिकों के लिए शरण स्थली बन सकता है। भविष्य में चीन के खिलाफ अमेरिका को हवाई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हवाई जहाज आकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पेट्रोल उनमें नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान भरें और चीन पे आकर हमला करें। अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नजदीक है, फिर दोबारा उसमें ईंधन भरा जाएगा, तब जाकर वो हमला कर पाएंगे। तो अमेरिका को दिखाई देता है जम्मू कश्मीर बहुत सुरक्षित है, चीन की सीमा वहां से लगती है, तो भविष्य में कभी चीन से युद्ध लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के लिए एयरबेस का काम करेगा। और ये एयरबेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू कश्मीर विवादित है, इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब जब ये विषय आया, जब जब ये बहस हुई, अमेरिका ने वीटो लगाकर इसको फंसाया और इसको हल नहीं होने दिया, और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है। और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हक जमाता है और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे। आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता क्यों कहती है भारत में रहेंगे? इतनी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और इतनी बार भारत की पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है और इतनी बार वहां भारत के नेताओं की सरकारें बन चुकी हैं। इससे बड़ा प्रमाण और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है? लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं, जिनको पाकिस्तान से धन आता है, वो अलग राग अलापते रहते हैं और उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं और उन संगठनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शिगुफा छोड़ते रहते हैं और उनका एक ही शिगुफा है, प्लेबिसाइट होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। अब मैं मानता हूं कि वोट की राजनीति से बड़ा जनमत संग्रह और कौन सा होता है। और आपने देखा है कि एक चुनी हुई सरकार वहां पर है, उसके पहले भी वोट हुए हैं और उसके पहले भी चुनी हुई सरकार बन चुकी है। तो सारी दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि वहां चुनी हुई सरकारें बन रही हैं और वोट की ताकत पर बन रही हैं। उनको तो वो जनमत संग्रह वाली बात, प्लेबिसाइट वाली बात दिखाई देती है जो गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकल गई और हमारे लिए फांस बन गई, गले की हड्डी बन गई। अब इसी को आधार लेके आतंकवाद चल गया है, इसी को आधार लेकर आतंकवादी गतिविधि चल रही है और उन आतंकवादी गतिविधियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासियों को अपने घर छोड़कर, द्वार छोड़कर, संपत्ति छोड़कर भागकर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है। ये भारत में ही हो रहा है, दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। अपने ही देश के मालिक, अपने ही देश के राजा, अपनी ही संपत्ति और सभ्यता के मालिक अपनी सब संपत्ति, सभ्यता, संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी की तरह से जीवन बिता रहे हैं। मैं तो जम्मू में गया हूं, दिल्ली में गया हूं, मैंने वो इलाका देखा है जहां जम्मू कश्मीर से निष्कासित पंडित, जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी पीढ़ियां गुमनामी में खो रही हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति गुमनामी में खो रही है। ये सबसे बड़ा दर्द हमारे देश को मिला आजादी के पिछले 63 वर्षों में। छोटी छोटी कुछ भूलों ने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो इस पूरी दुर्घटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद न करें और ऐसी भाषा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दे कि भविष्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाभिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए। इस पूरी दुर्घटना से जो सीख लेने की जरूरत है। और दूसरा, उन्माद में आकर, आवेश में आकर, जोश में आकर, होश को खोकर कुछ ऐसा ना कर बैठे जो भविष्य के भारत के लिए खतरा बन जाए। इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है। एक और भूल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़े दिन बाद हुई। पाकिस्तान को हमने हरा दिया, जम्मू कश्मीर को आजाद करा लिया, भारत का अंग भी बन गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और आप जानते हैं 1965 में हमला किया। 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई। भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे चाउ एन लाई और उनकी भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं,
कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है। अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब चीन एक आंख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहां आकर उनका राष्ट्रपति कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की, क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सभी जानते हैं। हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन कहा जाता है। ये अक्साई चिन हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा, हजारों साल से। जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोलकर देखो तो पता चलता है कि अक्साई चिन का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का अभिन्न अंग है और चीन की नजर उस अक्साई चिन पर लगी हुई थी। भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांठगांठ भी की थी और संधि भी की थी। एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चिन का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी। बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे। तो ये जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का क्षेत्र रहा हजारों वर्षों से। चीन को वो चाहिए था। अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चिन चीन को दिया जा सकता है। बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे। चीन ने वो नहीं किया, तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते। वहां से ये विवाद शुरू हुआ। आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चिन भारत से लेना है, इसलिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। और उस हमले के पहले की परिस्थिति अपने देश में ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीन में तो कभी झगड़ा होगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो भारत में हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया। क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है। जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन, वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो अब तो क्या हमें प्रमाण पत्र चाहिए? अब तो चीन हमारा भाई हो गया, अब हमको तो लड़ना नहीं है, उत्पादन करना नहीं है, सेना पे खर्च बढ़ाना नहीं है, और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे। तो सरकार की यह नीति बन गई, तो पूरी सेना ढीली पड़ गई। सेना को हथियारों की सप्लाई कम हो गई, सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया, सेना के लोगों को मिलने वाली तनख्वाहें कम हो गई। इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन, शारीरिक रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई। चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजीहत हुई। चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर, तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए। सेना को सपने में भी भरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा। लेकिन वो हमला हो गया और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। आनन फानन में हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में। और जब इतने सैनिकों की मृत शरीर आने लगे सीमा पर से, तब भारत में खलबली मची और फिर यह तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए। तब तक चीन हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था और 72,000 वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई, तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते, और इस तरह से युद्ध विराम, खुद युद्ध शुरू किया, खुद से युद्ध विराम भी कर दिया, क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने। और वही 72,000 वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में, ये 1962 की लड़ाई में हमसे छिना, या 1962 के युद्ध में एक तरह से हमारी पराजय हुई और उस पराजय में ये इलाका हमारे हाथ से चला गया
और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया। दुख और दुर्भाग्य ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किए और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है। संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आजादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया। वो गया सो अपने हाथ से निकल ही गया। और उसके बाद चीन ने एक नया शिगुफा खड़ा कर दिया कि अक्साई चिन का कुछ एरिया तो उसने हमसे छीन ही लिया, जिसमें कैलाश मानसरोवर जैसा क्षेत्र चला गया। हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाषा में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुणाचल, अब चीन कहता है कि यह भी हमारा। और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको तवांग कहते हैं। चीन पता नहीं कहां से झूठे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है, ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है, इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाए या भारत के राष्ट्रपति जाए तो चीन के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है, भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, ये हमारा क्षेत्र है, भारत के राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश और उस तवांग के क्षेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था मदद दे तो चीन उसमें अड़ंगे लगा देता है, रोड़े अटका देता है और कहता है कि ये संस्था आप भारत को मदद नहीं, मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, भारत नहीं तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा। तो अब हमारी सरकार के लिए फजीहत यह हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया, अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दावा करना शुरू कर दिया। अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुणाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है, कभी चीन के सामने ऑफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरकार। कितना चालाक देश है चीन, जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके और भारत की सेना की पराजय हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजय हो गई, अगर तैयारी होती तो शायद नहीं होती पराजय, तो वो चला गया। अब नया इलाका भी लेना है, उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है। आप अगर दैनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखबार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको यह खबर आती होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया, चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया, चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा है, चीन ने अपने नक्शे में तवांग को दिखा रखा है, जबकि ये दोनों क्षेत्र भारत के हैं और भारत के कब्जे में है। तो वहां एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई, और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है। हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते। हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं। कोई देश आज हमारा भाई है, कल को दुश्मन हो सकता है। कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, कल को पता चला कि वही सबसे ज्यादा विषधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विष और जहर हमारे देश में घोल देगा। इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी, लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्ग मील इलाका गंवा बैठे जो आज तक नहीं आया। और दुख और दर्द यह है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते। इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे में। हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है, उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का। ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई। तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्ग मील हमारा इलाका चला गया, हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा वो अलग। और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई, इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया, जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए, इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में।
प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को। एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े, और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है। क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया। शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पे खर्चा नहीं करना, युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना, हथियार नहीं बनाने। अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है, और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है। तो पूरे बजट का लगभग 25% हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया। भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए, और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है, दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है, पलटवार कर सकता है। तो सेना में चाक चौबंदी शुरू हुई, सेना में हथियार बनना शुरू हुए, ताकत बढ़ी। और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना, वो खाली नारा नहीं था, जय जवान, जवानों की जय होनी ही चाहिए, इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया। ताकत बढ़ी, सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए, और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ, आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत की सरकार की नीति ऐसी है कि सेना की मदद कम करो, पैसे कम खर्च करो। तो पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम, क्योंकि भारत की सेना कमजोर है, क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है, क्योंकि चीन से हार चुकी है। तो पाकिस्तान ने 1965 में, माने चीन युद्ध खत्म होने के लगभग 2-2.5 वर्षों में ही पाकिस्तान का हमला फिर हो गया। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री बदल चुका है, भारत की नीतियां बदल चुकी है, भारत की सेना बदल चुकी है, सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है, हथियार उनके पास बहुत आ गए हैं, गोला बारूद भरपूर है उनके पास। तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में, तो बहुत बुरी पराजय हुई पाकिस्तान की, बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को। और आप हैरान हो जाएंगे, हमला शुरू होने के 12 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे। पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फंसे, हमको कल्पना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी। हम तो इस कल्पना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम तो। एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहौर में पिए, अब शाम का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा। तो इस कल्पना से आए थे वो तो हमला करने के लिए, लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि दांत खट्टे हो गए, और 12 दिन में पाकिस्तानी सेना का 80% गोला बारूद खर्च हो गया। 12 दिन में इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर मारामारी हुई। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा, और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को, तो लाहौर तक इलाका कब्जे में ले लिया। फिर लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई 1965 में। अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहौर गया हाथ से, फिर कराची गया, फिर इस्लामाबाद गया, फिर हैदराबाद गया, अब बचेगा क्या? तो पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास पहुंचा और अमेरिका के राष्ट्रपति को गुहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ, हमें बचाओ, अब भारत तो कब्जा कर लेगा पूरा, उनकी सेना लाहौर तक पहुंच गई है। तब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमला मैंने नहीं किया था, हमला पाकिस्तान ने किया था, अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है, इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता। तो अमेरिका परेशान हो गया, और अमेरिका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है। क्यों? एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने ना, तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में। एक योजना चलती थी, आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा, आपने तो देखा भी होगा, शायद खाया भी होगा वो गेहूं। लाल रंग का गेहूं आता था, PL 480 नाम की एक योजना चलती थी। P का मतलब होता है पब्लिक, L का माने होता है लॉ, और 480 अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है
PL 480 पब्लिक लॉ 480, उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है, तो भारत की मदद करता था। लाल रंग का गेहूं आता था, जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था। कारण क्या था? भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था, जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था, तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है। तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं। तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की। सोमवार का दिन था, दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई, लाखों लोग इकट्ठे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है, अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है, ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए। तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे। और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया। हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती हैं। मैं कई बार उनको पूछता हूं ये सोमवार को व्रत क्यों रखती है? शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए? तो वो कहती है नहीं, शास्त्री जी को वचन दिया था। तो मैं कहता हूं माता, अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया, वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है, हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा। अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं, हमारे पड़ोसियों को खिलाएं और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं। हमारे देश में 2 करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल, तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो माता जी टस से मस नहीं होती, वो कहती नहीं नहीं, सोमवार को तो व्रत ही रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया। माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया 1965 में और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में। तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से 2 बातें हुई। एक तो गेहूं की खपत कम हुई, अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई, और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ने वाला, तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदीकी मित्र को पकड़ा और वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। सोवियत राष्ट्रपति उस समय जो थे उनको शास्त्री जी से काफी नजदीकी थी, लगाव था। उनको पकड़ा और कहा कि शास्त्री जी को रोको, नहीं तो पाकिस्तान तो गया, और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविष्य की सारी योजनाएं गई। और भारत की सेना चूंकि लाहौर तक पहुंच गई है इसलिए अब ज्यादा देर नहीं है। तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संघ का दबाव पड़ा। फिर सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने युद्ध विराम करवाया। युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा, ऐसा वायदा करता है। तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे, आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए। शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। लाहौर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद हम शांत हो गए। शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई कि इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो 8 दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली, 9वें दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का। रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे। क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे, ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था।
तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोइया गया था इस काम के लिए, लेकिन उस रसोइये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोइये को शास्त्री जी के यहाँ भेज दिया गया और उस नकली रसोइये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था। और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया, और शायद आपने भी वो सुना होगा, वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक बताया गया पूरे देश को, मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन पे, रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हृदय गति कैसे रुक सकती है, क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था, ना उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था, वो एकदम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। जब गए थे तो सब कुछ सामान्य था, क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री का हर दिन चेकअप होता है। तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेकअप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, ना बीपी बढ़ा है, ना ट्राइग्लिसराइड, ना कोलेस्ट्रॉल, फिर उनकी हृदय गति कैसे रुक सकती है। तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मूर्खता का जवाब दिया, इतना खराब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई। तो बहुत ज्यादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने विजय पा ली। तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हृदय गति रुक गई। ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार का जवाब पूरे देश को दिया गया। फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मांग की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है, इनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जैसे ही उनका मृत शरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई। और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे, इंक्वायरी हुई, उसमें से ये बात निकली, लेकिन रास्ते में वहीं भटक गई और आज तक सारा देश इसी अंधकार में है कि शास्त्री जी को हृदय गति से मृत्यु हुई जबकि उनको जहर दिया गया था। तो भारत में इस तरह की भूलें होती रही, हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए इलाके को देती रही, दुश्मनों के हाथ में, दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे। वो पराजित हुए दुश्मन, फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बन के डसते रहे। वो स्थिति आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है।